नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्कर द्विवेदी, कैंसर एक्सपर्ट। आज आपसे लंग कैंसर के विषय में बात करने आया हूँ, जिसको हम हिंदी में फेफड़ों का कैंसर बोलते हैं। तो इस विषय पे बात करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस विषय पे बात करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि लंग कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कुछ वर्षों पहले तक ये कैंसर बेसिकली वेस्ट का कैंसर, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यूरोप, अमेरिका, वहाँ पे उनकी प्रॉब्लम थी। पर कुछ डिकेड्स में, करीब पिछले 10-1 साल में, हमारे यहाँ भी फेफड़ों का कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ा है। और उसका जो एक मोस्ट कॉमन कॉज है वो तो पॉल्यूशन है। आपको हवा इतनी पॉल्यूटेड है कि यदि आप स्मोकिंग नहीं भी कर रहे हैं तभी भी, जैसे आप दिल्ली जैसे यदि महानगरों में रह रहे हैं तो वहाँ पे तो जो हवा की स्थिति है, जिसको हम AQI बोलते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वहाँ पे हवा की स्थिति इतनी ख़राब है कि वहाँ पे स्मोकिंग नहीं करने वाले व्यक्ति को भी जो हवा दे रहे हैं उसमें चाहे अनचाहे, जाने अनजाने, उतना पॉल्यूटेंट लेना ही पड़ता है, जो कि स्मोकिंग से भी ज़्यादा है। तो ये एक अलग ही प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ भी पूरे इंडिया में भी ज़्यादातर जो बड़े शहर हैं, मेट्रोज़ हैं, उनके यहाँ वहाँ पे एयर क्वालिटी, पॉल्यूशन का लेवल बहुत ही ख़राब है। वो लिस्ट हमेशा जारी होती रहती है, वो आप गूगल से देख सकते हैं। WHO के हिसाब से टॉप 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में हमेशा इंडिया की 2-4 सिटी रहेंगी ही। दिल्ली तो पता नहीं कितने लंबे समय से वहाँ पे काबिज है नंबर 1 की पोजीशन पे। एनीवे, तो हम लंग कैंसर के कॉज के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो मोस्ट कॉमन कॉज एयर पोल्यूशन है। उसके बाद सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है स्मोकिंग। टोबैको, आप चाहे उसको बीड़ी के माध्यम से स्मोक करें या सिगरेट के माध्यम से स्मोक करें या हुक्का के माध्यम से स्मोक करें, किसी भी माध्यम से स्मोक करें, टोबैको स्मोक इज़ कैंसरस। इसीलिए उसके ऊपर स्टैट्यूटरी वार्निंग लिखी होती है कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। वो ऐसे ही नहीं लिखा जाता, एक्चुअली उसको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, इसकी वजह से उसके ऊपर ये स्टैट्यूटरी वार्निंग लिखा भी जाता है। इवन कैंसर की फ़ोटो भी डाली जाती है। तो निश्चित तौर पे स्मोकिंग एक बड़ा रीज़न है। फिर एक रीज़न है रेडॉन एक्सपोजर। रेडॉन क्या है? रेडॉन बेसिकली एक टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, मतलब जैसे रेडियो एक्टिव मटेरियल है, जो बेसिकली छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे लंग में जाके बैठ जाते हैं और वो लंबे समय में कैंसर का कॉज रीज़न बनते हैं। जिन एरियाज़ में माइनिंग हो रही है, खुदाई हो रही है, वहाँ पे ये एक्सपोज़र ज़्यादा रहता है, रेडिएशन एक्सपोज़र, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एक्सपोज़र। फिर एक कॉज है कि जिन घरों में अब तो वैसे काफ़ी गैस का इस्तेमाल होना चालू हो गया है, पर कुछ वर्षों पहले तक खाना पकाने के लिए लकड़ी और चूल्हे का इस्तेमाल होता था, जिसमें काफ़ी मात्रा में धुआं बनता था। लंबे समय तक उस धुआं का एक्सपोज़र, खासकर जो महिलाएं खाना बनाती थीं, उनमें जो लंबे समय तक एक्सपोज़र होता था धुएं का, वो भी अपने आप में कैंसर का कारण बनता है। उस केसेस में एक्सपोज़र के समांतर पर 20-30 साल बाद कैंसर होता है। ऐसा नहीं कि इमीडिएटली एक्सपोज़र से कैंसर हो जाता है। तो ये कुछ कॉमन कॉज हैं लंग कैंसर होने के। फिर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम निश्चित तौर पे जो फेफड़ों से रिलेटेड सिम्टम्स हैं, जैसे कफ़ आना, कफ़ के साथ ब्लड जाना, स्पूटम में ब्लड जाना, या सांस लेने में तकलीफ़ होना, और ईजी फैटिगेबिलिटी, थोड़ा सा चलने पे सांस फूलने लगना। ये बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि प्लूरल इफ्यूजन, फेफड़े में पानी भर जाता है, तो आदमी को खांसी आती है, कफ़ होता है, थोड़ा सा चलने पे थकावट महसूस होती है। ये इसके कुछ लक्षण हैं। ट्रीटमेंट की जब बात आती है तो सबसे पहले हमको ये पता करना होता है कि ये लंग कैंसर है भी या कुछ और है। तो उसके लिए CT स्कैन या PET स्कैन ये टेस्ट करके देखते हैं। उसके बाद लंग में यदि कोई गांठ दिखी तो उसको फिर CT गाइडेड या ब्रोंकोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी करके उस गांठ से टुकड़ा निकाला जाता है, जिसको बायोप्सी बोलते हैं। और उसमें अलग अलग प्रकार के टेस्ट करके पता करने की कोशिश करते हैं कि लंग कैंसर कौन सा टाइप है, क्योंकि ब्रॉडली हम लंग कैंसर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्मॉल सेल लंग कैंसर एंड नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। फिर नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर में और भी ढेर सारे टाइप है, स्मॉल सेल, एडेनोकार्सिनोमा, इस तरीके की चीज़ें।
अभी भी हमारे यहाँ स्क्रीनिंग लंग कैंसर में उतनी कॉमन है नहीं, जबकि एडवाइजेबल ये है कि खासकर जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, जैसे जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं लंबे समय तक, एटलीस्ट उनको तो स्क्रीनिंग करना चाहिए। उसके लिए लो डोज सीटी स्कैन बोलते हैं, ये सीटी स्कैन ही है, पर इसमें जो सीटी स्कैन नॉर्मल सीटी स्कैन में जो बहुत ही हाई डोज रेडिएशन एक्सपोजर होता है जांच के दौरान, वो इसमें लो डोज सीटी स्कैन, मतलब वो जांच कम रेडिएशन के माध्यम से भी वो टेस्ट करके पता किया जाता है कि लंग में कहीं कोई गांठ वगैरह नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ भी स्क्रीनिंग नहीं है ज़्यादा पॉपुलर, इसलिए ज़्यादातर कैंसर हमको एडवांस स्टेज में देखने में आते हैं। और एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन है, तो ये अभी भी हमको देखने में आता है कि ज़्यादातर जो हमारे पेशेंट हैं वो 5-6 महीने टीबी की दवाई खाने के बाद ही हमारे पास आते हैं। अब उसमें होता ये है कि जब वो कोई भी इस तरीके के लक्षण लेके अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो कई बार डॉक्टर्स में भी अवेयरनेस नहीं होती, तो एक्सरे करके उनको ऐसा लगता है कि ये ट्यूबरकुलोसिस है, तो वो टीबी की दवा चालू कर देते हैं। और 5-6 महीने टीबी की दवा खाने के बाद जब कोई सुधार नहीं आता, इवन लक्षण और ख़राब होने लगते हैं, लक्षण बढ़ने लगते हैं, तब फिर वो पेशेंट को आगे रिफ़र करेंगे। फिर उसमें जब टेस्ट होगा तो पता चलेगा कि वो टीबी था ही नहीं, वो तो कैंसर था जिसको कि टीबी मान के ट्रीट कर रहे थे। तो उस सिचुएशन में होता ये है कि एक कैंसर जो कि 6 महीने पहले शायद स्टेज 1 या स्टेज 2 में डायग्नोस हो जाता है, वो 6 महीने टीबी की दवाई खाने से स्टेज 4 में पहुंच जाता है, और उससे फिर क्योर होने का जो पोटेंशियल होता है वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि क्योर जो है वो सर्जरी उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है, जो कि अर्ली स्टेज में कारगर साबित होता है। एडवांस स्टेज में सर्जरी होती नहीं है, एडवांस स्टेज में मेनली कीमोथेरेपी देते हैं। आजकल लंग कैंसर के लिए ढेर सारी टारगेटेड थेरेपी आ गई। टारगेटेड थेरेपी मतलब किसी चीज़ को टारगेट कर रहे हैं। तो जैसे लंग कैंसर में एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं NGS, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। NGS के माध्यम से हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि इसमें ड्राइवर म्यूटेशन क्या है, क्या डिफेक्ट है जेनेटिक लेवल पर जिसके वजह से ये कैंसर डेवलप हुआ, और अकॉर्डिंग टू उस डिफेक्ट को उस टारगेट के हिसाब से दवा दी जाती है। जैसे EGFR ब्लॉकर दिया जाता है, जेफ्टिनिब, अर्लोटिनिब, ओसिमर्टिनिब, ये सब कुछ दवाइयाँ हैं जो कि बेसिकली EGFR ब्लॉकर हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। वो यदि EGFR में कोई म्यूटेशन है तो उस केस में कारगर होते हैं। वैसे ही ALK, ROS1, MET, ये सब अलग अलग म्यूटेशन है जिसको ये क्रिजोटिनिब, सेरोटिनिब, ये सारी दवाइयाँ दी जाती हैं। और HER2 म्यूटेशन भी कई बार देखने में आता है जिसके लिए ट्रस्टुज़ुमैब नाम की दवा दी जाती है। तो ये सब मेनली डिफेक्ट हैं जिसके हिसाब से हम उसको फाइंड आउट करके उसके हिसाब से दवा देते हैं। इससे पेशेंट पूरी तरीके से क्योर हो जाएगा ऐसा बोलना तो मुश्किल है, लेकिन ये है कि निश्चित तौर पे जो सर्वाइवल है, लाइफ है, वो काफ़ी बढ़ जाती है। कई केसेस में 5 साल 10 साल तक भी सर्वाइवल देखने में आता है। तो मेरी बातों को इतनी ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। और भी यदि कोई आपके प्रश्न होंगे लंग कैंसर के संबंध में तो हम उसको आने वाले सेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे।